आज के इस सत्र में स्वागत है। हमारे सामने आज केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक का एक हिस्सा है और हम बात करने वाले हैं एमीन या एमिन्स और डायएज़ोनियम लवण के बारे में। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये कंपाउंड्स हमारी दुनिया में हर जगह हैं, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन में। सोचिए, एड्रेनलिन जैसा हार्मोन या नोवोकेन जैसी दवा, ये सब एमीन या उनसे जुड़े हुए हैं। और हाँ, डाइज और पॉलीमर्स में भी इनका बड़ा रोल है। बिल्कुल। ये जो मटेरियल हमारे पास है, ये हमें इनके बेसिक स्ट्रक्चर, इनके अलग अलग टाइप्स, नाम कैसे रखते हैं, इनको बनाते कैसे हैं और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में बताता है। और फिर डायज़ोनियम सॉल्ट्स की बात आती हैं, जो लगते तो बड़े अस्थाई से हैं पर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जादूगर की तरह काम करते हैं। तो हमारा इरादा है कि इस जानकारी में से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उनको समझें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकालें और ये जाने कि आखिर ये कंपाउंड्स इतने खास क्यों हैं। चलिए शुरू करते हैं इस केमिकल सफ़र को। तो शुरुआत करते हैं अमीन से। टेक्स्ट बुक इन्हें अमोनिया का डेरिवेटिव बताती है। मतलब जैसे अमोनिया में से एक, दो या तीनों हाइड्रोजन हटा दिए और उनकी जगह कोई कार्बन चेन या बेंजीन रिंग लगा दी। हाँ, वही है अमीन। और इनका स्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक अमोनिया जैसा ही है। नाइट्रोजन एटम 3 बॉन्ड बनाता है और उसके पास एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एक जोड़ी जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेती। बिल्कुल। और नाइट्रोजन के ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जिससे मॉलिक्यूल का शेप पिरामिड जैसा होता है। वो लोन पेयर थोड़ी जगह लेता है, इसलिए बॉन्ड एंगल परफेक्ट 109.5 डिग्री से थोड़ा कम हो जाता है, जैसे ट्राइमेथिल एमीन में 108 डिग्री के करीब। और यही लोन पेयर इनकी ज़्यादातर केमिस्ट्री के लिए जिम्मेदार है, खासकर इनके बेसिक नेचर के लिए। अच्छा, तो कितने हाइड्रोजन हटाए उस हिसाब से इन्हें क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एकदम सही। अगर अमोनिया का सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा, RnH2 या ArNH2, तो वो हुआ प्राइमरी 1 डिग्री एमीन। ओके। अगर 2 हाइड्रोजन हटे, RnHR, तो वो है सेकेंडरी 2 डिग्री एमीन। यहाँ R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग भी। सरल या मिश्रित एमीन, राइट? हाँ बिल्कुल। और अगर तीनों हाइड्रोजन कार्बन ग्रुप से बदल दिए, R3N, तो वो टर्शरी 3 डिग्री एमीन कहलाता है। और इनके नाम 2 तरीके दिए हैं, कॉमन नेम्स और IUPAC। हाँ, कॉमन नेम्स अक्सर सिंपल एमीन के लिए यूज होते हैं, जैसे CH3NH2 को मेथिल एमीन कह दिया। लेकिन IUPAC ज्यादा सिस्टमैटिक है। इसमें हम पेरेंट एल्केन के नाम से आखिरी E हटाकर एमीन लगाते हैं। जैसे मीथेन से मेथेनामीन, CH3NH2। एग्जैक्टली। और अगर नाइट्रोजन से छोटे ग्रुप जुड़े हों तो उन्हें N लगाकर दिखाते हैं, जैसे CH3NH CH2CH3 हुआ N मेथिल एथेनामीन। और एनिलीन, वो तो बहुत कॉमन नाम है, C6H5NH2। हाँ, एनिलीन बहुत कॉमन है और IUPAC ने भी उसे एक्सेप्ट किया हुआ है, हालांकि उसका सिस्टमैटिक नाम बेंजीन अमीन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन और नामकरण समझ आया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इन्हें बनाते कैसे हैं। कई तरीके दिए हैं इसमें, कोई खास या चालाकी भरा तरीका भी है? बिल्कुल। एक बहुत कॉमन तरीका है नाइट्रो कंपाउंड्स, मतलब NO2 ग्रुप वाले का रिडक्शन करके उन्हें अमीन मतलब NH2 में बदलना। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन जोड़ना या ऑक्सीजन हटाना? हाँ, एक तरह से। ये काम हाइड्रोजन गैस और कैटलिस्ट निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम से कर सकते हैं, या फिर एसिडिक मीडियम में मेटल जैसे टिन या आयरन से कर सकते हैं। अच्छा। और यही एक इंटरेस्टिंग बात है, इंडस्ट्री में अक्सर स्क्रैप आयरन और थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl यूज करना पसंद करते हैं। स्क्रैप आयरन क्यों? क्योंकि रिएक्शन में जो आयरन क्लोराइड बनता है वो पानी से रिएक्ट करके वापस HCl बना देता है। तो बस थोड़ा सा एसिड शुरू में डालो और काम चलता रहता है ना, किफायती। वाह, ये तो स्मार्ट केमिस्ट्री हुई। और कौन से तरीके हैं? एक और तरीका है एल्किल हैलाइड पर अमोनिया का रिएक्शन, जिसे अमोनिया अपघटन कहते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, अमोनिया हैलाइड को हटाकर जुड़ जाती है। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी बताई है, शायद मिक्सचर बन जाता है। हाँ, वही पेंच है। जो प्राइमरी एमीन बनती है वो खुद न्यूक्लियोफाइल है और वो फिर से एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करके सेकेंडरी, फिर टर्शरी और आखिर में क्वाटरनरी सॉल्ट तक बना सकती है। पूरा मिक्सचर मिल जाता है। तो अगर हमें सिर्फ प्राइमरी एमीन चाहिए तो क्या करें? तब हम अमोनिया बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, एक्सेस में। इससे एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल के लिए अमोनिया से टकराने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बजाय पहले से बनी एमीन से टकराने के। समझ गई। 2 और इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनका खास मकसद है। एक है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। हाँ, ये नाम सुना है। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ प्योर प्राइमरी एमीन बनाने के लिए ही यूज होता है।
पर एक बात ध्यान रखने वाली है, इससे एनिलीन जैसी एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते, क्यों नहीं? क्योंकि एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा हैलोजन इस रिएक्शन में आसानी से रिएक्ट नहीं करते। थैलमाइड आयन के साथ उनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। अच्छा, और दूसरी खास विधि? वो है हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नाम थोड़ा भारी है पर काम बहुत यूजफुल है। क्या करता है ये? इसमें हम एमाइड RCONH2 से शुरू करते हैं और हमें ऐसी प्राइमरी अमीन RNH2 मिलती है जिसमें एक कार्बन कम होता है। ओह, मतलब कार्बन चेन छोटी हो जाती है? एग्जैक्टली डिग्रेडेशन का मतलब ही यही है। जैसे 4 कार्बन वाले ब्यूटेनेमाइड से 3 कार्बन वाली प्रोपेनामिन बना सकते हैं। ये तो बड़ा काम का तरीका लगता है। ठीक है, बनाने के तरीके तो कई देख लिए। अब जरा इनके रंग, रूप, गंध और घुलनशीलता मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। हाँ, तो जो कम कार्बन वाली एलिफैटिक एमीन है वो गैसें होती हैं और उनमें फिशी स्मेल मतलब मछली जैसी गंध आती है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं वो लिक्विड और फिर सॉलिड होती जाती हैं। और एनिलीन? एनिलीन और दूसरी एरिल एमीन वैसे तो कलरलेस होती हैं पर हवा में रखने पर ऑक्सीडाइज होकर रंगीन हो जाती हैं। पानी में घुलती हैं या नहीं? छोटी एलिफैटिक एमीन पानी में घुल जाती हैं। वजह, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन की वजह से? हाँ, NH बॉन्ड की वजह से। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की चेन, वो जो एल्किल ग्रुप है, लंबी होती जाती है, वो हिस्सा पानी से दूर भागता है, हाइड्रोफोबिक होता है, तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। अच्छा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग बराबर मॉलिक्यूलर वेट वाले अल्कोहल एमीन से ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्कोहल का OH बॉन्ड नाइट्रोजन के NH बॉन्ड से ज्यादा पोलर होता है, तो वो पानी के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ओके। और इनके बॉइलिंग पॉइंट, उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल होगा? बिल्कुल। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में NH बॉन्ड होता है, तो उनके मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ सकते हैं, जिसे एसोसिएशन कहते हैं। तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हाँ, उन एल्केन से ज्यादा होगा जिनका मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो, क्योंकि एल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। प्राइमरी अमीन में 2 NH बॉन्ड हैं, तो उनमें एसोसिएशन सेकेंडरी से ज्यादा होता है। और टर्शरी में? उसमें तो NH नहीं होता? सही पकड़ा। टर्शरी में NH बॉन्ड नहीं होता, तो उनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। नतीजा, अगर हम आइसोमेरिक अमीन लें, मतलब जिनका फॉर्मूला सेम हो पर स्ट्रक्चर अलग, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और अल्कोहल? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इनसे भी ज्यादा होता है, क्योंकि उनका हाइड्रोजन बॉन्ड और स्ट्रांग होता है। समझ गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब आते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस पर। आपने शुरू में कहा था कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इनकी केमिस्ट्री की जड़ है। हाँ, वही लोन पेयर इन्हें बेस बनाता है, लुईस बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इसीलिए ये एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। पर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, अमोनिया या एल्किलामीन? एल्किलामीन अमोनिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होती हैं। क्यों? वजह है एल्किल ग्रुप का +I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ धकेलते हैं, पुश करते हैं। इससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और वो प्रोटॉन H+ को ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर पाता है। इसीलिए एल्किलामीन के pKb वैल्यू अमोनिया से कम होते हैं। कम pKb मतलब ज्यादा बेसिसिटी, राइट? बिल्कुल। तो क्या 3 एल्किल ग्रुप वाली टर्शरी अमीन सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए? +I इफेक्ट तो उसमें सबसे ज्यादा होगा। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। यही कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर हम इन्हें गैस फेज में देखें, जहां मॉलिक्यूल अकेले अकेले होते हैं, तो हाँ, ऑर्डर वही होता है जो +I इफेक्ट से एक्सपेक्टेड है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री NH3। लेकिन पानी में घुलते ही तस्वीर बदल जाती है। पानी में ऐसा क्या होता है? पानी में? पानी में मतलब एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। 1 +I इफेक्ट, ये तो हमने देखा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा। 2 सॉल्वेशन इफेक्ट, जब एमीन प्रोटॉन पकड़कर पॉजिटिव आयन RNH3+ बनाती है, तो पानी के मॉलिक्यूल उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से घेरकर स्टेबल करते हैं। जितने ज्यादा NH बॉन्ड होंगे उतना अच्छा स्टेबलाइजेशन। इस हिसाब से 1 डिग्री सबसे अच्छा है। 3 स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब बड़े बड़े एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन के आसपास भीड़ लगा देते हैं। इससे प्रोटॉन का पहुंचना और बनने वाले आयन को पानी का घेरना दोनों मुश्किल हो जाता है। यह प्रॉब्लम 3D में सबसे ज्यादा होती है। ओ, मतलब इन तीनों के बीच एक तरह की खींचतान चलती है। +I कहता है 3 डिग्री बेस्ट, सॉल्वेशन कहता है 1 डिग्री बेस्ट, और स्टेरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री के खिलाफ काम करता है। एग्जैक्टली।
और इस खिंचतान का नेट रिजल्ट ये होता है कि पानी में अक्सर सेकेंडरी 2 डिग्री अमीन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस निकलती है। सच में? ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, जैसे एथिल ग्रुप वाली अमीन का पानी में ऑर्डर होता है C2H5 2NH 2 डिग्री, C2H5 3N 3 डिग्री, C2H5 NH2 1 डिग्री, NH3। मेथिल ग्रुप के लिए थोड़ा अलग होता है, पर उसमें भी 2 डिग्री ही टॉप पर रहता है। CH3 2NH, CH3 NH2, CH3 3N, NH3। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अक्सर कंफ्यूजिंग पॉइंट है। वाकई, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, और एनिलीन जैसी एरोमेटिक अमीन, वो अमोनिया से स्ट्रांग है या वीक? वो अमोनिया से काफी वीक बेस है। वीक क्यों? उसमें तो नाइट्रोजन है। लेकिन उसका लोन पेयर अब सिर्फ नाइट्रोजन पर लोकलाइज्ड नहीं है। वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में चला जाता है। मतलब रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ घूमने लगता है, डीलोकलाइज्ड हो जाता है। अच्छा, मतलब वो प्रोटॉन पकड़ने के लिए उतना अवेलेबल नहीं है। सही कहा। वो रेजोनेंस में बिजी हो गया, इसलिए एनिलीन अमोनिया से वीक बेस है। और अगर रिंग पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जैसे नेगेटिव NO2 लगा दें तो बेसिसिटी और भी कम हो जाती है। बेसिसिटी तो अच्छे से समझ आ गई। कुछ और खास रिएक्शंस हैं अमीन के जो पता होने चाहिए? हाँ, कुछ और स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, जैसे कार्बेलामीन रिएक्शन। ये सिर्फ प्राइमरी 1 डिग्री एमीन ही देती हैं, चाहे एलिफैटिक हो या एरोमेटिक। इसमें क्या होता है? जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं और इनकी स्मेल बहुत ही खराब, फाउल स्मेलिंग होती है। ये 1 डिग्री एमीन का एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। सेकेंडरी और टर्शरी एमीन ये रिएक्शन नहीं देती। अच्छा, ये टेस्ट के लिए यूज होता है। और एक हिंसबर्ग रिएजेंट का भी जिक्र था, वो क्या करता है? हाँ, हिंसबर्ग रिएजेंट यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में फर्क करने के काम आता है। कैसे? देखो, 1 डिग्री एमीन इससे रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाती है जिसमें नाइट्रोजन पर एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो वो प्रोडक्ट बेस जैसे KOH में घुल जाता है। ओके। 2 डिग्री एमीन रिएक्ट तो करती है, पर बनने वाले प्रोडक्ट में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो एसिडिक नहीं होता और बेस में नहीं घुलता। और 3 डिग्री? 3 डिग्री एमीन रिएक्ट ही नहीं करती। तो इस अलग-अलग बिहेवियर से हम न सिर्फ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को पहचान सकते हैं, बल्कि अगर उनका मिक्सचर हो तो उन्हें अलग भी कर सकते हैं। ये तो काफी यूजफुल है। आप जरा एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर आते हैं। टेक्स्ट बुक कहती है कि -NH2 ग्रुप रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। बहुत ही ज्यादा। -NH2 ग्रुप रेजोनेंस के जरिए बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ा देता है कि रिएक्शंस बहुत तेजी से होते हैं, कभी-कभी तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप एनिलीन में ब्रोमीन वाटर डालें तो कमरे के तापमान पर ही फौरन 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का सफेद प्रेसिपिटेट बन जाता है। एक साथ 3 जगह ब्रोमीन लग जाती है। 3 जगह? पर अगर हमें सिर्फ एक ही जगह, मान लीजिए पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन लगाना हो तो तब क्या करें? तब हमें एनिलीन की इस हाई रिएक्टिविटी पर लगाम लगानी पड़ती है। उसका तरीका है NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन करना। हम एनिलीन का एसिटाइलेशन करते हैं, मतलब उसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। उससे क्या होता है? उससे NH2 ग्रुप NHCOCH3 ग्रुप में बदल जाता है। ये ग्रुप अब भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, पर ये NH2 जितना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नहीं है। अब ये रिंग को थोड़ा कम एक्टिवेट करता है। तो अब ब्रोमीन डालने पर? अब ब्रोमीन डालने पर कंट्रोल्ड तरीके से मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है और पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है। बाद में हम इस NHCOCH3 ग्रुप को हाइड्रोलाइज करके वापस NH2 ग्रुप पा सकते हैं। ये प्रोटेक्शन, रिएक्शन, डी प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत कॉमन है। अच्छा, ये बचाव का तरीका है। नाइट्रीकरण में भी कुछ ऐसा ही पंगा है क्या? सुना है उसमें मेटा प्रोडक्ट भी बन जाता है। हाँ, ये एनिलीन का एक और अजीब बिहेवियर है। अगर आप एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रीकरण करें सांद्र HNO3H2SO4 के साथ, तो आपको ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन तो मिलती ही हैं, साथ में काफी मात्रा में मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिल जाती है। मेटा? पर NH2 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, फिर मेटा क्यों? क्योंकि नाइट्रीकरण का मीडियम बहुत स्ट्रांगली एसिडिक होता है। उस एसिडिक मीडियम में एनिलीन बेस की तरह बिहेव करके प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है और एनिलीनियम आयन C6H5NH3+ बना लेती है। अच्छा, एनिलीनियम आयन। हाँ, और ये जो -NH3+ ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग है और मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसीलिए मेटा प्रोडक्ट भी बनता है।
तो इससे बचने का तरीका भी वही प्रोटेक्शन वाला है? बिल्कुल। पहले एसिटाइलेशन करो, -NH2 को -NHCOH3 में बदलो, फिर नाइट्रीकरण करो, अब पैरामेजर बनेगा, और फिर हाइड्रोलिसिस करके वापस -NH2 ले आओ। और क्या एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देती है? एल्काइलेशन या असाइलेशन? नहीं देती, क्यों? क्योंकि एनिलिन खुद एक लुईस बेस है और फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन का कैटलिस्ट जैसे AlCl3 एक लुईस एसिड होता है। दोनों आपस में ही रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं। इससे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है और कैटलिस्ट भी खराब हो जाता है। अमीन की कहानी तो वाकई काफी पेचीदा और इंटरेस्टिंग है। अब चलते हैं चैप्टर के दूसरे हीरो की तरफ, डायअज़ोनियम सॉल्ट्स। इनका फॉर्मूला है Ar(N2+X-). ये Ar मतलब एरोमेटिक रिंग है ना? बिल्कुल, एरीन डायअज़ोनियम सॉल्ट्स। N2+ ग्रुप को डायअज़ोनियम ग्रुप कहते हैं। और ये बनते कैसे हैं? याद है हमने नाइट्रस एसिड की रिएक्शन देखी थी अमीन के साथ? जब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलीन की रिएक्शन ठंडे में 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रस एसिड, जो असल में NaNO2 प्लस HCl को मिला के वहीं बनाया जाता है, से कराते हैं, तो ये डायज़ोनियम सॉल्ट्स बनते हैं। इस प्रोसेस को डायज़ोटीकरण, डायज़ोटाइजेशन कहते हैं। किताब कहती है कि एलिफैटिक वाले तो बहुत अनस्टेबल होते हैं, पर एरोमेटिक वाले ठंडे में कुछ देर टिक जाते हैं। हाँ, एरोमेटिक डायज़ोनियम सॉल्ट्स का स्थायित्व थोड़ा ज्यादा होता है रेजोनेंस की वजह से। वो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम्स और रिंग पर डीलोकलाइज हो जाता है। फिर भी ये बहुत स्टेबल नहीं होते, खासकर सॉलिड स्टेट में। अक्सर इन्हें बनाकर तुरंत ही अगले रिएक्शन में यूज कर लिया जाता है। मतलब इन सिटू यूज। हाँ बिल्कुल। एक अपवाद है बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, Rn2+BF4-। वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है और उसे आइसोलेट भी कर सकते हैं। और इनका इतना महत्व क्यों है? किताब इन्हें सिंथेसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट टूल बता रही है। ये सिंथेसिस के लिए एक तरह से मास्टर की हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो डायज़ोनियम ग्रुप -N2+ है, ये एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप मतलब जो आसानी से निकल जाए। एग्जैक्टली। ये नाइट्रोजन गैस N2 के रूप में निकल जाता है, और नाइट्रोजन गैस तो बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसके निकलने से हम बेंजीन रिंग पर कई ऐसे ग्रुप्स लगा सकते हैं जिन्हें डायरेक्ट लगाना या तो मुश्किल है या नामुमकिन। जैसे कि कौन से ग्रुप्स? सोचिए, रिंग पर फ्लोरीन या आयोडीन लगाना हो। डायरेक्ट हैलोजिनेशन से ये आसान नहीं है, पर डायज़ोनियम सॉल्ट से हम बाल-शीमान रिएक्शन करके फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। अच्छा, और आयोडीन? उसके लिए बस डायज़ोनियम सॉल्ट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड Ki डाल दो, आयोडोबेंजीन बन जाती है। वाह। और क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड लगाने के लिए? उनके लिए दो मशहूर रिएक्शंस हैं। सैंडमायर रिएक्शन, जिसमें कॉपर आइसॉल्ट CuCl, CuBr, CuCN यूज होते हैं, और गाटरमान रिएक्शन, जिसमें कॉपर पाउडर और संगत एसिड यूज होता है। इनसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन आराम से बन जाते हैं। साइनोबेंजीन -CN ग्रुप बनाना खास क्यों है? क्योंकि -CN ग्रुप को बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड, -COOH या एमीन, -CH2NH2 जैसे ग्रुप्स में बदला जा सकता है। और सीधे क्लोरोबेंजीन पर साइनाइड लगाना बहुत मुश्किल होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, पर डायज़ोनियम रूट से ये आसान है। क्या N2+ ग्रुप को हटाया भी जा सकता है? मतलब उसकी जगह सिर्फ हाइड्रोजन लगा दें? हाँ बिल्कुल, उसे हाइड्रोजन H से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 जैसा कोई माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हम N2+ ग्रुप को हटाकर वापस बेंजीन या संबंधित एरीन पा सकते हैं। इसे डीएमिनेशन कहते हैं। कभी-कभी ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है। और क्या बना सकते हैं इनसे? फिनॉल? हाँ, अगर डायज़ोनियम सॉल्ट के सॉल्यूशन को थोड़ा गर्म कर दें, करीब 283 K से ऊपर, तो पानी से रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करके फिनॉल OH ग्रुप बन जाता है। और NO2 ग्रुप भी लगा सकते हैं? हाँ, एक खास तरीके से डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट को सोडियम नाइट्राइट और कॉपर के साथ गर्म करके नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं। तो देखिए, FCl, Br, I, CN, OH, NO2, H, कितने सारे ग्रुप्स लगाने का रास्ता खुल गया। ये तो वो रिएक्शंस हुई जहां N2 गैस निकल जाती है। क्या ऐसी भी हैं जिनमें N2 जुड़ा रहता है? हाँ, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें कहते हैं कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग मतलब जुड़ना। एग्जैक्टली। इनमें डायज़ोनियम आयन Rn2+ खुद एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसलिए ये सिर्फ बहुत एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग्स पर ही अटैक कर पाता है, जैसे फिनॉल या एनिलीन। अच्छा,
तो ये फिनॉल या एनिलीन से जुड़ जाता है? हाँ, डायजोनियम आयन फिनॉल या एनिलीन की पैरा पोजीशन पर अटैक करता है और दोनों रिंग्स N=N लिंकेज, जिसे एजो ग्रुप कहते हैं, उससे जुड़ जाती हैं। और इसका नतीजा? नतीजा होता है एक बड़ा मॉलिक्यूल जिसे एजो कंपाउंड कहते हैं। और ये एजो कंपाउंड्स रंगीन होते हैं। रंगीन क्यों? क्योंकि इनमें दोनों एरोमेटिक रिंग्स और बीच के N=N ग्रुप की वजह से एक बहुत बड़ा कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है। ये सिस्टम विजिबल लाइट की कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और हमें कंपाउंड कलर्ड दिखाई देता है। जैसे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ ऑरेंज डाई बनाता है और एनिलीन के साथ येलो डाई। ओह, तो ये डाइज बनाने के काम आते हैं। हाँ, बहुत सारी डाइज एजो डाइज ही की हैं। तो कपलिंग रिएक्शंस का डाई इंडस्ट्री में बहुत महत्व है। तो कुल मिला के एमीन अपनी बेसिसिटी और अलग-अलग तरह की रिएक्शंस के लिए जानी जाती हैं, खासकर एनिलीन जिसमें रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना एक चैलेंज है, और डायज़ोनियम सॉल्ट्स भले ही थोड़े नखरीले हों पर सिंथेसिस के ऐसे दरवाजे खोलते हैं जो सीधे रास्तों से बंद लगते हैं। बिल्कुल सही कहा। एमीन की बेसिसिटी का वो पानी में बदलता हुआ ऑर्डर, प्लस आई, सॉल्वेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस की खींचतान और एनिलीन का रेजोनेंस की वजह से वीक बेस होना, ये कुछ खास बातें याद रखने वाली हैं। और डायज़ोनियम सॉल्ट्स की वो दो तरह की रिएक्शंस, एक जिसमें N2 निकल जाता है, सैंडमायर, गाटरमैन वगैरह, और दूसरी जिसमें N2 जुड़ा रहता है, कपलिंग, उन्हें सिंथेसिस का एक बेहद पावरफुल टूल बनाती हैं। इस मटेरियल ने वाकई इन कंपाउंड्स की दुनिया को काफी अच्छे से समझाया। सिर्फ रिएक्शंस नहीं बल्कि उनके पीछे का लॉजिक और उनकी यूजफुलनेस भी सामने आई। अच्छा, इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। हाँ, बताइए। हमने देखा कि एनिलीन के NH2 ग्रुप की हाई रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उसे एसिटाइलेशन से अस्थायी रूप से बदलना या प्रोटेक्ट करना पड़ा। ऑर्गेनिक सिंथेसिस की दुनिया ऐसी स्ट्रैटेजीज से भरी पड़ी है। क्या आप सोच सकते हैं कि और किन सिचुएशंस में किसी फंक्शनल ग्रुप को टेम्पररीली डीएक्टिवेट करना या उसका रूप बदलना ज़रूरी हो जाता है ताकि मॉलिक्यूल के किसी दूसरे हिस्से पर मनचाहा रिएक्शन कराया जा सके और फिर पहले वाले ग्रुप को वापस उसकी असली शक्ल में लाया जा सके? मतलब फंक्शनल ग्रुप प्रोटेक्शन की बात, ये तो सिंथेसिस की प्लानिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एग्जैक्टली। इस पर सोचना सिंथेसिस की आर्ट को और गहराई से समझने में मदद करता है।